अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए। ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। तो अच्छी खबरों में आज हम सबसे पहले आपको बाबा केदार के दर्शन करवाएंगे, जहां पर कल प्रधानमंत्री जाने वाले हैं। तो श्रद्धालुओं को क्या सौगात मिलेगी, विस्तार से आपको बताएंगे। दूसरी अच्छी खबर है दिवाली वाली रौनक से जुड़ी हुई। बाजारों की रौनक तो आपको दिखाएंगे, लेकिन साथ ही साथ पटाखा मिठाई का स्वाद भी चखाएंगे। हैरान हो गए ना? तो इंतजार कीजिए। और तीसरी अच्छी खबर है मिठाई वाली ही, लेकिन आपको रहना है सावधान भी, क्योंकि त्योहारों के मौसम में मिलावटखोरी बहुत ज्यादा हो रही है। तो मिलावटी मिठाइयों से बचने का तरीका भी आज हम आपको समझाएंगे। उत्तराखंड में 2013 में आपदा आने के बाद वहां पर्यटन को काफी नुकसान पहुंचा था। केदारनाथ भी इससे अछूता नहीं रहा। तब एक तरह से हम कहें तो विकास के लिए एक बड़ा अभियान चलाने की जरूरत थी। ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम पद संभाला तो उन्होंने तुरंत अधिकारियों को इसके लिए निर्देश दे दिए। वो चाहते थे कि केदारधाम फिर से पहले जैसा ही हो जाए। हुआ भी ऐसा ही। अब ये भोले की नगरी काफी बदल चुकी है। विकास की नई बयार यहां बह रही है। केदारधाम को संवारने, उसके पुनर्विकास में प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी भूमिका रही है और ये पीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट भी था। ऐसे में हम काम आपको बताते हैं कि वहां पर काम किस तरह का हुआ है। तो केदारनाथ मंदिर को पूरी तरह से चमका दिया गया है, लेकिन यह भी ध्यान में रखा गया है कि इसमें धार्मिक चीजों से कोई छेड़छाड़ ना हो। मंदिर के ठीक पीछे 390 मीटर की सुरक्षा दीवार बनाई गई है। वहां श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए केदारनाथ मंदिर परिसर को चौड़ा कर दिया गया है। इसमें मंदिर के सामने 200 मीटर लंबा रास्ता बनाया गया है। यही इतना ही नहीं, तीर्थ पुरोहितों का भी यहां पर बहुत ख्याल रखा गया है। उनके लिए अलग से घर बनाए गए हैं। इसके अलावा केदार घाटी में 400 मीटर लंबे आस्था पथ का निर्माण भी किया गया है और साथ ही गुरु चट्टी को भी केदारनाथ धाम से जोड़ा गया है। और वहीं धाम में यात्रियों के रहने के लिए कॉटेजेस तैयार किए गए हैं। तो धाम में श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा गया है। इसके लिए भी बहुत सारे कदम उठाए गए हैं और इसके तहत वहां अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं शुरू की गई हैं, ताकि किसी को जरूरत पड़ने पर वही सुविधा मिल पाए। केदारनाथ धाम में यात्रा सीजन के दौरान 7000 तीर्थयात्रियों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा करूड़ चट्टी से भीमबली तक पैदल रास्ते का निर्माण किया गया है। यानी केदार घाटी के पुनर्निर्माण के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी। वहां बारीकी से काम किया गया और इस पूरे प्रोजेक्ट को 3 चरणों में बांटा गया था। इस समय जो परिवर्तन की अगर मैं आपको बात कर रहा हूं तो वो परिवर्तन साफ तौर पर नजर आ रहा है। देखिए ये मंदिर है। मंदिर के पीछे एक बहुत बड़ी शिला है जिसे भीमशिला कहते हैं और भीमशिला ने ही उस समय सैलाब को रोका था। अब यहां पर दोनों तरफ से ट्रेंचेस बनाई जा रही है कि अगर पानी एकाएक आता भी है तो दोनों तरफ से निकलता हुआ मंदाकिनी नदी का पानी आ जाएगा, वो यहां पर रुकेगा नहीं। ये प्रयास हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, अब जो यहाँ पर निर्माण हो रहा है उसको इकोलॉजिकली किस तरह से प्रोडक्टिव रख के निर्माण किया जा सकता है, यानी पर्यावरण का विनाश ना हो और निर्माण कार्य हो, उसका प्रयास किया जा रहा है। यहाँ जगत गुरु आदि शंकराचार्य की एक बहुत बड़ी प्रतिमा भी बनाई गई है। यहाँ पर अनुसंधान करने जो लोग आना चाहें, अध्यात्म की दृष्टि से जो लोग आना चाहें, उनके लिए अलग अलग केंद्र बन रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सब परियोजनाओं को भी उनकी समीक्षा करेंगे। 4 धाम यानी केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, जहां रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पिछले 2 सालों में कोरोना महामारी के दौरान इनकी संख्या काफी कम हुई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस बार पहले से सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। इस साल अब तक 14 लाख से ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं, जबकि पिछले साल ये संख्या काफी कम रही है, 2.5 लाख ही रही थी। हालांकि तब कोरोना की वजह से भी कई बार यात्रा रोकनी पड़ी थी। साथ ही साल 2020 यानी कि जब देश में कोरोना संकट शुरू हुआ था, तब भी ये यात्रा हुई, लेकिन उस समय ये सिर्फ औपचारिक ही थी। साल 2020 में 1.25 लाख लोगों ने यात्रा की थी, तब काफी कोरोना बंदिशें भी थी। ये बात रही कोरोना संकट के दौरान।
लेकिन जब 2019 में केदार घाटी को संवारा गया तो उस साल 10 लाख श्रद्धालु पहुंचे और ये संख्या उससे पहले के सालों से काफी ज्यादा रही है। इसकी एक और वजह थी, क्योंकि साल 2013 में उत्तराखंड में आपदा आई और फिर अगले कुछ साल ये संख्या कम रही। साल 2014 यानी कि आपदा के अगले ही साल 40,000 यात्री भी नहीं पहुंच पाए थे और ये वो समय था जब राज्य को फिर से ईंट कर जोड़ा जा रहा था। हालांकि फिर साल 2015 में 1.5 लाख और 2016 में 3 लाख लोग पहुंचे और इसके बाद ये संख्या हर साल बढ़ती चली गई। 2017 में 4,70,000, 2018 में 7,32,000 श्रद्धालु यात्रा करने पहुंचे। यानी 2013 की आपदा और 2020 में आए कोरोना संकट ने इस धार्मिक यात्रा पर असर जरूर डाला, लेकिन फिर विकास कार्यों से चीजें बदली और अब बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। क्या इस वर्ष श्रद्धालु और भक्त ज्यादा हैं या कम हैं? इस बार पिछले साल से भी ज्यादा श्रद्धालु है और कोरोना काल के बाद लोगों का रुझाव जो है केदारनाथ जी के प्रति सबसे ज्यादा बढ़ गया है। और इसकी वजह क्या है आपके मुताबिक? इसका कारण सिर्फ ये है कि हमारे बद्रीनाथ और धाम हमारे आसानी से हो जाते हैं, केदारनाथ कठिन है, लेकिन कोरोना काल के बाद लोगों ने ये देख लिया कि एक्चुअली भगवान के शरण में ही हमको जो है मुक्ति मिल सकती है और उनके शरण में आकर के ही हमें सबसे ज्यादा जो है उपाय और जो भी हमें करना है जिंदगी में आगे बढ़ना है आध्यात्मिक, तो केदारनाथ भगवान के बारे में कहा गया है, हमारे शंकराचार्य जी ने भी कहा है। जब चारधाम यात्रा में आते हैं तो महाभाष्य में उन्होंने कहा है कि सबसे पहले हरिद्वार आते हैं, वहां पे हमारा भौतिकवादी जीवन को हम माया को वहां त्याग देते हैं। उसके बाद हम यमुनोत्री धाम आते हैं, वहां पे अहंकार का त्याग करते हैं। जब हम गंगोत्री धाम आते हैं तब हम अंतःकरण शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं। उसके बाद हम केदारनाथ धाम आते हैं, यहाँ पे भगवान भोले बाबा के शरण में हमारे अंदर त्याग की भावना आती है। इसके बाद हमारे बद्रीनाथ जी के साक्षात दर्शन होते हैं। तो ये एक क्रम है कि अब हमारे अंदर भौतिकवादी जीवन नहीं रहेगा, अहंकार नहीं रहेगा। और कहा यह भी जाता है कि यहाँ प्रायश्चित के लिए श्रद्धालु आते हैं। एक्चुअली क्या है, ये वह जगह है जहां पांडव भी चल करके आए, क्योंकि उन्होंने अपने भाइयों की हत्या की थी। उसके प्रायश्चित के लिए वो भगवान कृष्ण के पास गए। उन्होंने कहा कि भोले बाबा की नगरी में जाओ, तो काशी नगरी गए। भोले बाबा ने कहा प्रायश्चित इतना आसान नहीं है। भोले बाबा काशी छोड़ करके गुप्त काशी आ गए और गुप्त काशी में आगे गुप्त रूप से रहने लगे। बाद में पांडव लोग यहाँ भी मंदाकिनी नदी के किनारे किनारे चले आए। बाद में गुप्त काशी छोड़ करके यहाँ केदारनाथ में भगवान बैल के रूप में विचरण करने लगे, जहाँ पे पांडवों ने बहुत समय तक उनको ढूंढा, नहीं मिले। बाद में भीम ने बड़े आकार के रूप में देखा, कहानी जी आपको पता होगा। और यहाँ पे फिर भगवान भोलेनाथ ने 11वें ज्योतिर्लिंग के रूप में उनको दर्शन दिए और उन्होंने पांडवों ने यहाँ पे यज्ञ करके मंदिर का निर्माण किया। जी, तो पांडवकालीन मंदिर इसे माना जाता है कि उनके वंशजों ने फिर इसका कई बार जीर्णोद्धार किया। वैसे केदारनाथ ही नहीं बल्कि बद्रीनाथ धाम का विकास भी प्रधानमंत्री के एजेंडे में है। उनकी कोशिश ये है कि इस धाम को भी संवारा जाए। इसका असर वहां पर भी नजर आ रहा है। मंदिर के अलावा पूरे परिसर को अलग अलग तरीके से व्यवस्थित किया जा रहा है और इसके अलावा श्रद्धालु की सुविधा का भी खास ख्याल रखा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे पर भगवान बद्री विशाल के भी दर्शन करेंगे। मैं समझता हूं कि यथाशीघ्र कार्य पूरा होगा। लगभग मशीनें आ गई हैं, काम कर रही हैं, जो नक्शा है लगभग तैयार हो गया है, बस काम भी चालू हो गया है। मैं समझता हूं यथाशीघ्र 2-3 साल में पूरा का पूरा सुंदर हो जाएगा। वस्तुतः मंदिर के पास इतनी बड़ी बिल्डिंग्स हो गई थी कि मंदिर गौण यानी छोटा, बिल्डिंग्स बड़ी, साथ ही यात्रियों की लाइन बड़ी लंबी लगती है और बहुत लंबा माणा की तरफ लोग लाइन पे लगते हैं। यहाँ जिगजैग बन जाएगा, यात्री मंदिर के सामने ही घूमेंगे। तीसरा, छोटी छोटी गलियां दाएं बाएं बहुत हो गई थी, यात्री समझ नहीं पा रहा था किधर से जाना है किधर से आना है। एक सिस्टम हो जाएगा, भगवान का प्रांगण इतना बड़ा होगा कि लोग उस प्रांगण में एक निश्चित रास्ते से आएंगे, निश्चित रास्ते से जाएंगे। केदारनाथ और बद्रीनाथ के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगला पड़ाव होगा अयोध्या, जहां वो 23 तारीख को पहुंचेंगे और वो दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम के दौरे के साथ साथ वहां दीपोत्सव कार्यक्रम की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। पूरी अयोध्या नगरी को रंग बिरंगी लाइटों, पेंटिंग्स, रंगोली और दियों से सजाया जा रहा है और इस बार के दीपोत्सव में 17 लाख दियों को जलाने का टारगेट रखा गया है, जिसे पूरा करने के लिए सरयू के तट पर
दियों को पहुंचाने का काम शुरू हो गया। इसके अलावा रामलला परिसर के साथ साथ अयोध्या के दूसरे अहम मंदिरों की भी सजावट की जा रही है, उन्हें भी सजाया जा रहा ताकि दीपोत्सव का यह कार्यक्रम भव्य और अलौकिक हो सके। राम की नगरी अयोध्या दीपोत्सव के लिए सजाई जा रही है, सवारी जा रही है। अयोध्या की दरो दीवार पर प्रभु श्री राम की अलग अलग पेंटिंग्स उकेरी जा रही हैं। साफ सफाई के बाद दियों को घाटों पर पहुंचाने का काम शुरू हो चुका है। रंग बिरंगी लाइटों से चौक चौराहों को सजाया जा रहा है ताकि दिवाली पर दीपोत्सव कार्यक्रम की छटा देखते ही बने। राज्य सरकार इस बार के दीपोत्सव को भव्य और अलौकिक बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। हमारी मौजूदगी अब उस राम की पैड़ी पर है जो 23 तारीख को इतिहास रचने वाली है। 17 लाख दिए जलने वाले हैं सरयू घाट प्लस इस राम की पैड़ी को मिलाकर। उससे पहले तैयारियां जो हैं वो शुरू हो गई हैं। आप मेरे पीछे अगर देखेंगे तो साफ सफाई का काम यहां पर शुरू हो गया है। जो घास यहां पर आप देखेंगे, जो ज्यादा निकली घास थी उसको हटाने का यहां पर काम चल रहा है। और पीछे देखेंगे तो आप देखेंगे कि तस्वीरें कि किस तरह से साफ सफाई का काम पूरे पैड़ी को साफ किया जा रहा है। दीपोत्सव के दौरान वैसे तो अयोध्या में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे जिसमें देश और विदेश के कलाकार अपनी कला से लोगों का मनोरंजन करेंगे, लेकिन देखने वालों के लिए इस बार सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र होगा सरयू तट पर जलने वाले 17 लाख दिए, जिन्हें बनाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है और अब इन्हें राम की पैड़ी पर पहुंचाने की शुरुआत हो चुकी है। दीपोत्सव का मौका और दुल्हन की तरह सज गई है रामनगरी अयोध्या। और अब जो तस्वीर हम आपको राम की पैड़ी से दिखाएंगे वो देखकर आपकी उत्सुकता दीपोत्सव में और बढ़ने वाली है, क्योंकि वो समय आ गया है जब दीप बनकर तैयार हो गए हैं और राम की पैड़ी पर आप देखेंगे पहुंच चुके हैं। ये दीप अब उतरने भी शुरू हो गए हैं। एक एक करके इनके जो डिब्बे हैं इनको उतारा जा रहा है और यहाँ जहाँ राम की पैड़ी है वहाँ रखा जा रहा है। सभी 17 लाख दियों को घाटों पर पहुंचाने के बाद शुक्रवार सुबह से ही इन्हें सजाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस काम को करीब 21 से 22 हजार वॉलंटियर्स अंजाम देंगे। 17 लाख दिए जलाने हैं, इसमें 15 लाख का रिकॉर्ड बनाना है। और आज की तैयारी आप देख रहे हैं, हमने घाट पर 17 लाख दिए रखवा दिए थे और आज वो घाटों पर रखना शुरू हो गया है। आज रात ये ऑपरेशन हमारा पूरा हो जाएगा। कल हम इसको घाटों पर बिछाना शुरू कर देंगे। हमारे आवासीय परिसर के जो वॉलंटियर्स हैं वो आ जाएंगे। कितने वॉलंटियर्स लगभग लगेंगे इस पूरे काम में? 22,000 वॉलंटियर्स पूरा 17 लाख दिया चलाएगा। बीते कुछ सालों में अयोध्या ने न सिर्फ आध्यात्मिक बल्कि सांस्कृतिक ऊंचाइयों को भी छुआ है। भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जिससे राम भक्त बेहद उत्साहित हैं। लेकिन अब उनके इस उत्साह और खुशी को दीपोत्सव कार्यक्रम ने और बढ़ा दिया है। चाहे बच्चे हों या बुजुर्ग, हर कोई प्रभु श्री राम की भक्ति में रम जाना चाहता है। तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही सुबह तू ही शाम, हे राम हे राम। जब दीपोत्सव का आयोजन इतने बड़े पैमाने पर होने जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि इसे देखने के लिए देश और विदेश से भी लोग अयोध्या पहुंचेंगे, जिनकी सुरक्षा और सुविधाओं में कोई कमी न रह जाए। इसके लिए अयोध्या प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ काम शुरू कर दिया है। हर काम वक्त पर पूरा हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। हमारा जो आयोजन है हमेशा नित्य नए ऊंचाइयां चढ़ रहा है और आप देख रहे हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व का आयोजन हो गया दीपोत्सव। और दीपोत्सव का जो मूल स्थान है अयोध्या है। आप जानते होंगे कि भगवान श्री राम जी जब अयोध्या लौटे थे उसके बाद लोगों ने खुशखबरी में पूरे ने दीप प्रज्वलित किए थे और इसी के उपलक्ष्य पे दीपोत्सव का त्यौहार मनाया जाता था। और जन्मस्थली पे दीपोत्सव हम लोग और ग्रैंड रूप से मनाएं, यही हम लोग का लक्ष्य है पूरा। अयोध्या में होने वाला ये दीपोत्सव कार्यक्रम देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी अपनी चमक बिखेर रहा है और ये चमक हर साल और बढ़ती जाएगी। अयोध्या से समझ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब हम आपको दिखाते हैं धनतेरस और दिवाली के रंग। पूरा देश इस वक्त धनतेरस और दिवाली की खरीदारी में जुटा हुआ है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इन त्योहारों की रौनक देखते ही बन रही है। देश के तमाम छोटे बड़े बाजार लोगों से पटे पड़े हैं। धनतेरस और दिवाली की खरीदारी के लिए लोग बड़ी संख्या में बाजार पहुंच रहे हैं और देर रात तक खरीदारी चल रही है।
त्योहारों की इसी रौनक से जुड़ी देश की ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली हो या मुंबई, कोलकाता हो या फिर भोपाल या फिर तमिलनाडु हो, कोई भी इलाका हो, हर जगह पर आप देख सकते हैं रोशनी से नहाए बाजार, लोगों से गुलजार, सभी जगह कमोबेश एक जैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। कहीं लोग गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां खरीद रहे हैं, कहीं दिए, कहीं रंग बिरंगी झालरें, कोई त्योहारों के लिए नए कपड़े खरीद रहा है, कोई घर का सामान। तो कुल मिलाकर त्योहारों की रौनक इस बार अच्छी खासी देखने को मिल रही है। लोगों का जोश उत्साह चरम पर है। असल में वो भी क्यों ना, बीते 2 साल से कोरोना के कारण लोग त्योहार अच्छे से मना नहीं पाए थे क्योंकि बंदिशें बहुत ज्यादा थी। लेकिन इस बार पाबंदियां है नहीं, टेंशन खत्म है। तो ऐसे में लोग चाहते हैं कि इस बार त्योहारों का मजा ले लिया जाए और पिछले 2 साल की कसर भी निकाल ही ली जाए। तो बाजारों में बड़ी संख्या में ग्राहकों के आने से कारोबारी भी बहुत खुश हैं, दुकानदारों के चेहरे खिल उठे हैं। व्यापारियों को भी उम्मीद है कि इस बार उनका कारोबार पटरी पर लौट आएगा। और सबसे खास बात यह है कि ग्राहकों को लुभाने के लिए इस बार बहुत सारे ऑफर्स और डिस्काउंट्स भी बाजार में मौजूद हैं। 2 साल तो हम लोगों ने कोविड में झेला, ऑड इवन झेला, लॉकडाउन झेला। अब जो है 2 साल के बाद मेरा ख्याल पहली बार ये जो कोरोना समाप्त सा हुआ हैगा, उसके बाद लोग 2 साल की उसको भूल के अब मार्केटों में निकले हैंगे शॉपिंग करने के लिए, बाल बच्चों के कपड़े खरीदारी के लिए, सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि दिवाली बिल्कुल नज़दीक है। हमारी मार्केट में पिछले लास्ट संडे को भी 1 लाख से ज़्यादा लोग थे और वो संख्या जो है लगातार अभी तक चलती आ रही हैगी। जैसे जैसे शाम होती है, लोगों के ऑफिस बंद होते हैं, तो शॉपिंग के लिए बहुत सारे लोग जो हैंगे सरोजनी नगर मार्केट में हजारों की संख्या में आ रहे हैं। तो कोलकाता के बाजार भी लोगों से गुलजार हैं और लोग घरों की सजावट के लिए रंग बिरंगी लाइटें और रंगोली का सामान ले रहे हैं। ऐसे ही कोलकाता के एक बाजार से हमारे संवाददाता ऋतिक मंडल की ये रिपोर्ट देखिए। कोलकाता में दिवाली का बाजार सजने लगे हैं। फिलहाल हम है एजरा स्ट्रीट इलाके में, जहां पर हर साल दिवाली के दौरान लड़ियां और लाइटों का एक मशहूर बाजार है जो हर साल सजते हैं। लेकिन इस बार कुछ अनोखी चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस बार इस तमाम ये जो बाजार है, इसमें सबसे जो अनोखी चीज है वो है ये जो चाय का प्याला है एक, ये सबसे नजरदार है। जरा दिखाना चाहूंगा। फिलहाल खरीदारी चल रही है लेकिन लोग यहाँ पर ज्यादा आ रहे हैं इसको लेने के लिए। इसमें कुछ इस तरीके से लाइटें जलती है, जब आप इसमें इस प्याले में पानी भरते हैं तभी इसमें लाइट जलता है। और ये सबसे अनोखी चीज है इस साल, चाइनीज लाइट है। लेकिन जो इस बार कोलकाता के बाजार में जितने भी खरीदारी हो रही है, इसमें सबसे अनोखी चीज यही है। लोगों की मांग भी काफी ज्यादा है। इसके साथ साथ ये भी और एक चीज है, और इसको भी आप अगर पानी में डालेंगे, देखने में ये बर्फ का गोला लगता है, लेकिन जैसे ही आपने इसको पानी में डाला वैसे वो जलने लग गया। काफी अनोखी चीज है। तो बाजारों में खरीदारी के लिए पहुंच रहे लोग भी बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। धनतेरस और दिवाली की शॉपिंग हो रही है, कितना जोश है लोगों में, देखिए जरा। ये जो हम लोग प्रदीप जलाते हैं वो भी अभी देख रहे हैं डिजिटल आ गया है, तो अगर ये मोमबत्ती खरीद के लगा देंगे तो वो भी, उससे भी काम चल जाएगा। तो वही देख रहे हैं, इस बार भी मार्केट में ये भी इन है कि प्रदीप भी डिजिटल आ गया है, तो डिजिटल का झूठ जो है वो प्रदीप में भी इन है। यहाँ जग्गू बाजार का बात ही कुछ और है। यहाँ पे रौनक इतनी रहती है, इतना वैरायटी रहता है, मतलब आप खाली यहाँ आइए, आपको A to Z दिवाली से रिलेटेड सब सामान मिल जाता है। और हमें ऑलवेज वैसे भी जग्गू बाजार आने की आदत है, हम हर साल आते हैं। दिए लिए घर के लिए और वही जो घर सजाने के डेकोरेटिव सामान होते हैं वो खरीदे हैं अभी तक बस। और अभी तो 2-3 दिन बाकी हैं, धनतेरस की करेंगे शॉपिंग। हम भी जैसे 2 साल बाद सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हम भी एकदम खुल के शॉपिंग कर रहे हैं। तो भाई त्योहारों की बात हो, दिवाली की बात हो और मिठाइयों का जिक्र ना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो मिठाइयों की दुकानें सज चुकी हैं, तरह तरह की मिठाइयां बाजार में उपलब्ध हैं। लेकिन हम आपको राजस्थान लिए चलेंगे जहां पर पटाखा मिठाई बहुत फेमस है। यकीन मानिए बहुत टेस्टी भी है। और अगर आप पटाखों के रूप में इन मिठाइयों को खाएंगे तो आप अगर पटाखे नहीं भी चला रहे तो भी आप दिवाली का मजा ले सकते हैं। देखिए, ये हम लोग कोशिश करते हैं कि सबकी डिमांड को पूरी कर सके, लेकिन नहीं कर पाते क्योंकि इसको बनाने में बहुत वक्त लगता है।
तो धीरे धीरे इसकी बहुत डिमांड बढ़ती जा रही है। और हम लोग कहते हैं कि भी एक मिठाई खाइए और मिठाई के अंदर साथ में अंदर से मुंह में डालते ही ब्लास्ट होगी ये आपके इस तरह का हमने कस्टमर को समझाने का एक रखा हुआ है और बहुत खुश होते हैं। विशेषकर बच्चे तो बहुत ज़्यादा करे, पटाखे मिल गए, अनार मिल गया, ये हो गया सब। भले ही बाजार मिठाइयों से पटे हो, लेकिन इन मिठाइयों के बीच कुछ खराब और मिलावटी मिठाइयां भी हैं, जिन्हें देखकर आप ये पहचान नहीं पाएंगे कि असली कौन सी और मिलावटी कौन सी है। इन मिलावटखोरों पर लगाम लगाने के लिए खाद्य विभाग की टीम तो काम कर ही रही है, लेकिन एक अच्छे और जागरूक ग्राहक होने के नाते आपका भी फर्ज बनता है कि मिठाई को जांच लें, परख लें और उसके बाद ही इसको खरीदें। इसके लिए आपको करना क्या होगा, कैसे इन मिलावटखोरों से आप सावधान रह सकते हैं, क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए, हम आपको बताते हैं। त्योहार का सीजन है और इस सीजन में सबसे ज्यादा डिमांड मिठाइयों की होती है। गुलाब जामुन, रसगुल्ले, खोए की बर्फी, सोन पापड़ी, इनका नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। लेकिन मिठाइयों के मामले में जरा सावधान रहिए, क्योंकि ये मिठाइयां आपको बीमार या फिर बहुत बीमार कर सकती हैं, क्योंकि इन्हें बनाने के लिए मिलावटखोर नकली पनीर और खोए का इस्तेमाल कर रहे हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा शहर में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापामारी की और करीब 1000 किलो नकली मावा बरामद किया है, जिसे अलग अलग शहरों में भेजने की तैयारी हो रही थी। त्योहारी सीजन को देखते हम सब ये भी महसूस करते हैं कि इस समय विशेष रूप से मिलावट का काम किया जाता है। दूध हो, मावा हो, पनीर हो, घी, तेल, मसाले हो, तो उस पर हमारे जिला प्रशासन द्वारा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार यहाँ निगरानी रखी जा रही है। और उसी के तहत आज एक निजी बस से 27 कट्टे मावा के पकड़े गए हैं, जो प्रथम दृष्टया खराब की श्रेणी में पाया जा रहा है। सैंपल लेने की कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। मिलावटी खोए से बनी मिठाइयों में स्वाद तो होता है, लेकिन मिलावटी पदार्थ शरीर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। लंबे समय तक इनके इस्तेमाल से कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी हो सकती हैं। ऐसे में आपकी प्लेट तक पहुंचने वाले रसगुल्ले कितने सुरक्षित हैं, इस बात का खास ध्यान रखना होगा। जो रसगुल्ले आपके दिल को भाते हैं, वो आपके जी के जंजाल भी बन सकते हैं। सोनीपत में जो हुआ वो देख लीजिए। खाद्य विभाग की टीम ने छापामारी की तो करीब 400 किलो खराब रसगुल्ले बरामद किए गए। इसमें 3 से 4 क्विंटल लगभग खाने के लायक नहीं है, उसको हम मौके पर ही नष्ट कराएंगे। लेकिन हम उसको जो खिलवाड़ करने वाला है उसको माल को हम जाने नहीं देते। अब हम मौके पर पहुंच गए हैं, हम इसको नष्ट कराएंगे जो खाने के लायक नहीं है। ये किसी एक शहर की बात नहीं है, बल्कि शहर शहर, गांव गांव लोगों की सेहत से मिलावटखोर खिलवाड़ कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भी छापामारी के दौरान खाद्य विभाग की टीम ने 3500 किलो मिलावटी मावा बरामद किया। छापेमारी में 4 स्थानों पर हमें वहां पे खोया, जिसे मावा भी कहते हैं, वो बरामद हुआ, जो प्रथम दृष्टया अनहाइजेनिक और थोड़ा गंदे तरीके से बनाया जा रहा था। तो उसका सैंपल खाद्य विभाग की टीम द्वारा ले लिया गया और चूंकि वो खाने में प्रथम दृष्टया नुकसानदेह महसूस हो रहा था, संबंधित खाद्य विभाग के अधिकारी द्वारा ये बताया गया, तो उसको जितने भी मावे, लगभग 30 से 35 कुंटल मावा पकड़ा गया था, उसको वहीं पे विनष्ट करा दिया गया। आगे उसका सैंपल ले लिया गया है, सैंपल की रिपोर्ट आ जाएगी, तो सैंपल की रिपोर्ट के आधार पे आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। नकली मावे का खेल यही नहीं रुका। असली दूध से मावा निकालना महंगा पड़ता है। आंकड़ों के मुताबिक 1 किलो दूध में 200 ग्राम ही मावा निकलता है। इसीलिए मिलावटी मावा बनाने का कारोबार चलाया जाता है। नकली मावा बनाने में शकरकंदी, सिंघाड़े का आटा, आलू और मैदे का इस्तेमाल होता है और मावे के वजन को बढ़ाने के लिए इसमें स्टार्च, आयोडीन और आलू का इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं, नकली मावा असली मावे की तरह दिखे, इसके लिए इसमें कुछ केमिकल्स भी मिलाए जाते हैं। कुछ लोग मिल्क पाउडर में वनस्पति घी मिलाकर भी मावे को तैयार करते हैं। जाहिर है, मिलावट भी सफाई से ही की जा रही है, जिसे पहचानना आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में त्योहार में मिलावटी मावे और मिठाई से सावधान और जागरूक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मिलावटी मिठाई खाने से न केवल फूड पॉइजनिंग बल्कि किडनी और लिवर को भी नुकसान हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
वैसे मिठाई नहीं बल्कि पनीर और मावे में भारी मात्रा में मिलावट की जा रही है और इस मिलावट को रोकने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। लेकिन आप अपने घर पर लाए पनीर मावे को पहचान सकते हैं, वो नकली है या असली। लेकिन सवाल ये है कि होगा कैसे, मतलब आप उसको पहचानेंगे कैसे? तो सवाल का जवाब जानने के लिए हमारे संवाददाता जयकिशन ने फूड एक्सपर्ट राजवीर सिंह से बात की है। सर, किस तरीके से जो है वो खाने की जो है मिलावट एक बड़ी समस्या है। पनीर और खोए का कंजम्पशन बहुत होता है, तो कैसे पता लगाए कि क्या असली है क्या नकली है? मैं आपसे इस चीज के बारे में जो जानकारी देने जा रहा हूं कि मावा और पनीर दो चीजें हैं कि दूध का प्रोडक्ट है। ये दूध का प्रोडक्ट इस प्रकार से जो बनता है, तो इसमें क्या है कि आजकल लोग न जाने क्या क्या वो अपने चीजें मिलावट करते हैं, केमिकल्स मिलावट करते हैं। तो उसकी जानकारी के लिए कि शुद्ध क्या है अशुद्ध क्या है, आप नकली जो पनीर बनता है वो अपने आप के अंदर अलग से दिखेगा कि उसमें बिखरापन होगा, पीसेज सेट नहीं हो पाएंगे काटने के बाद, और दूसरी बात क्या है कि खाने में टेस्ट नहीं होगा उसका। तो ये इसकी पनीर की खासियत है। एक बार सर आप बता दें एक बार कि जैसे पनीर हमारे सामने रखा हुआ है, जैसे हाँ बताइए, जैसे मैं आपको ये दो चीज मेरे पास पनीर के आइटम पड़े हैं। ये शुद्ध है, मैंने अपने आपके हाथ से बनाया हुआ है। ये बाजार का पनीर है। अब आप इसके खाने में और इसकी कटिंग के बाद में इसका जो पीस है वो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा सब, और खाने का टेस्ट भी इसमें अलग आएगा। ये जो पनीर है जिसमें जो ये काटने में इसमें जो सही तौर से नहीं आएगा, इसमें लिक्विडिटी आएगी। तो इसमें पहली चीज तो यही पहचान है। फिर खाने का अंदर भी टेस्ट आप इसमें बहुत फर्क है। सर खोए की कैसे पहचान करें? जो घर पे बैठा है, जो व्यक्ति बाजार में दिवाली के लिए खरीदारी करने जा रहा है, उसको वो कैसे पहचान करे कि खोआ अच्छा है या मावा जो है वो अच्छा या खराब है? सर रही बात दूसरी मावे के प्रोडक्ट की, मावा अपने आप के अंदर एक वो चीज है कि हाथ में लेते ही मतलब उसका मालूम पड़ जाता है कि वास्तविकता है। उसका कलर, उसका खाने का जो टेस्ट है, उसके दूध की स्मेल आएगी, उसमें दूध की खुशबू आएगी मावे। और ये और चीजें मार्केट में बनाते हैं जो केमिकल डाल के, तो उसमें बिल्कुल जो खाने के टाइम में भी वो मुंह के अंदर जाकर के इस प्रकार से चिपका, वो अंदर नहीं जाएगा, चाहे वो अंदर ही अंदर मुंह के अंदर घूमता रहेगा उसका पीस। और जो सही अपना मावा होगा तो वो अपने आप दूध की खुशबू को देखते हुए अपने आप चला जाएगा नीचे पेट के अंदर। आप कह रहे हैं सेंसेस ऑटोमेटिकली जो है वो रिएक्ट करते हैं जब मतलब अगर कोई भी खरीदने जा रहा है आम व्यक्ति अगर मावा, तो उसको स्मेल करे, अगर मिल्क की स्मेल आ रही है तो उसे ले वरना ना ले। बस। और दूसरी बात की उसमें जब हाथ में लेंगे तो उसमें जो उसकी जो चिकनाहट होती है ना, अपने आप सामने आ जाएगी कि वास्तविक है, मतलब खसली है या खसली नहीं है। तो ये थे हमारे साथ में राजवीर जी। इनका कहना है कि अगर आप मावा खरीदने जा रहे हैं दिवाली से पहले अपने घर के लिए मिठाई बनाने के लिए, तो स्मेल करके देखिए, अगर उसमें दूध की खुशबू आ रही है तो वो इंडिकेटर है कि वो ओरिजिनल है। साथ ही पनीर को काटने से अगर पनीर स्मूथली कट रहा है और उसके बिखराव नहीं हो रहा है तो ये इंडिकेशन है कि वह पनीर बेहतर क्वालिटी का है। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ जयकिशन शर्मा, जयपुर। आप देख रहे हैं अच्छी खबर सच्ची खबर। आगे बढ़ते हैं। दिवाली आते ही छठ पर्व की भी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लोक आस्था का महापर्व छठ पूरे देश में परंपरागत उल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश के लोक जीवन में इसकी विशेष अहमियत है और इस पर्व को खास बनाने के लिए बिहार की डाक विभाग ने एक बड़ी पहल की है। डाक विभाग लोक आस्था के महापर्व छठ के लिए पूजन सामग्रियों को देश के कोने कोने तक पहुंचाएगा। भारतीय नृत्य कला मंदिर इस मुहिम में जुटा हुआ है। डाक विभाग इस पहल को स्टार्टअप शिल्पकार, बुनकर, चित्रकार और कुम्हारों के साथ मिलकर ये काम कर रहा है। और इस मुहिम का मकसद क्या है ये भी आपको बताते हैं। छठ पूजन सामग्रियों को कम समय में लोगों के घरों तक पहुंचाया जाए। बिहार और बिहार के बाहर के राज्यों में भेजे जाने वाले उत्पादों को कम समय में पहुंचाने की कोशिश है। डाक के अलावा ऑनलाइन ऑर्डर की सुविधा भी दी जा रही है। इसके अलावा पटना में रह रहे लोग डाकघरों में जाकर खरीद सकते हैं और बाहर रह रहे लोग ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं।
डाक विभाग की पहल ये है कि सबको स्पीड पोस्ट पार्सल से देश के कोने कोने तक पहुंचाना। ये हमारी पहल है और पटना के प्रमुख डाकघरों में ये सूप एक लोगों को, बाहर के लोगों को सामान का पता नहीं होता है, बाहर जगह जगह घूमना पड़ेगा छोटे छोटे सामान के लिए। एक सूप में सारा सामान, जिसमें डाक विभाग का गंगा जल, गंगोत्री का गंगा जल भी उसमें शामिल है। गंगोत्री का गंगा जल, उपला, जितने जो हैं सूखे हुए सामान है जो खराब नहीं होगा, कंदमूल, फल लोग अपने निकट के सुपरमार्केट से खरीद सकते हैं। बाकी जितना सामान है, चाहे अलता है, सिंदूर है, दिया है, बाती है, जो भी सामान है, गिरी है, सब सामान उसमें है, चंदन है, सब सामान है और उसका अलग अलग दर है। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।